हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड के बारे में बच्चों। तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे 10.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। हमारे इस चैनल पर रोज़ सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, ठीक है बच्चों। और आपको इस चैनल से पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आएगा और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। पूरी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड मतलब कंपन का आयाम, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन मतलब आवर्तकाल तथा आवर्ती, आवर्तकाल तथा आवर्ती है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब अब इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे, आखिर ये है क्या, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वाइब्रेशन, इज नोन एज अ वाइब्रेशन। हमने शुरुआत में समझा था कि बच्चों जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अगर जैसे कि मैं एक स्टील हो गया या कोई भी आयरन चीज़ होगी, आयरन पर आयरन मारता हूँ या गिलास पर मैंने आयरन मारा तो वो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने से उससे क्या निकलेगा बच्चों? साउंड निकलेगा। जो वाइब्रेट हुआ तो वो कैसे वाइब्रेट होगा? टू एंड फ्रो, ऐसे करेगा। तो ये टू एंड फ्रो हो रहा है मोशन, इसे हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है बच्चों। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसे हम कहेंगे बच्चों क्या? ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, जैसे कि ये इस प्रकार से आपने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी, जिसमें इस प्रकार से एक गोल सा लगा रहता है जिसे हम गोलक कहते हैं। इसे हम घड़ी में लगी रहती है बच्चों, उसको पेंडुलम कहते हैं। अब ये जब घड़ी चलती है तो ये इस तरफ मूव करती है, फिर इस तरफ मूव करती है, ठीक है बच्चों। ये कैसे चलती है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये ऐसे चलती रहती है, ये ऐसी चलती रहती है। इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे समझते हैं। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. अब पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों। मतलब ये जो चीज़ थी, मतलब ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। हिंदी में इसे बोलते बच्चों हम दोलन गति। क्या बोलते बच्चों? दोलन गति। आप अपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, क्लास 7th में, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं हम। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ऑसिलेशन। मतलब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि देखो, एक मिनट दोबारा से इस पिक्चर को देखो। अब इसमें क्या बोला? 1 सेकंड में ये यहाँ पर है, अभी यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 सेकंड में कितना ये ऐसा चक्कर लगाया, ठीक है। 1 सेकंड में कितना इसमें एक बार वैसे करा। तो जब इतने एक बार में करेगा 1 सेकंड में, यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि प्रति सेकंड होने वाले, मतलब प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, दोलनों मतलब ओसिलेशनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब कोई मतलब जो ऑसिलेशन मोशन है, जब टू एंड फ्रो होगा, 1 सेकंड में कितनी बार होगा वो, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में नापा जाता है बच्चों? हर्ट्ज में। इसका सिंबल क्या है बच्चों? HZ। इसका सिंबल क्या है बच्चों? HZ।
अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 Hz मतलब हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक फ्रीक्वेंसी मतलब 1 हर्ट्ज आवर्ती 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 हर्ट्ज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड के बराबर होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स अ फ्रीक्वेंसी। मतलब बच्चों यदि यहां पर अभी क्या बोला था ऊपर वाले में देखो समझो कि 1 हर्ट्ज आवर्ती 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। आप बताना, इसका कमेंट में जरूर आपको आंसर को बताना है बच्चों, ठीक है। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 टाइम ऑसिलेट करती है, 20 दोलन पूरे करती है, तो इसकी आवृत्ति मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। आगे पढ़ते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम, हाउ इज इट इज पॉसिबल। अब देखो बच्चों, हमने अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा, तो फ्रीक्वेंसी में एक और चीज समझ लेते हैं हम। इसमें ये चीज, अब सॉरी कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी जब ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, जब इसमें देखो बच्चों डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा दूर दूर है। इसमें डिस्टेंस क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या है बच्चों, थोड़ा दूर दूर है, ये फार है, तो इसे हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहेंगे बच्चों हम, लो फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो बच्चों डिस्टेंस क्या है, थोड़ा पास में है, ये थोड़ा क्या है बच्चों, ये पास में है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी, इससे थोड़ा पास में है। और जो इससे भी थोड़ा पास में हो जाएगा, जैसे कि इस प्रकार से, ये और भी पास में है बच्चों, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इस लाइन में क्या लिखा हुआ था, इस लाइन में क्या लिखा हुआ था बच्चों, यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग डैम। मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनि को पहचान सकते हो, ठीक है बच्चों। मतलब आप बिना किसी चीज को देखे हुए आप उसके साउंड से बता सकते हो कि वो चीज आखिर क्या है। हाउ इज इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो पाता है, ये कैसे पॉसिबल है। दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। इसके लिए ये आवश्यक है कि ये ध्वनि भिन्न प्रकार की हो, ये ध्वनि भिन्न प्रकार की हो। अब जैसे कि ड्रम बजाते हैं तो ड्रम की आवाज़ अलग आती है। अगर मैं एक गिलास लूँ, गिलास पर मैं आयरन मारूँ या कोई भी चीज़ मारूँ तो उसकी आवाज़ अलग आएगी, ठीक है बच्चों। अगर मैं पानी, गिलास में पानी भर के करूँ और जैसे कि जल तरंग बनाऊँ, हमने पिछले चैप्टर में, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था जल तरंग के बारे में, तो जल तरंग बनाऊँ तो उसकी साउंड अलग आएगी, है ना बच्चों। अब जैसे कि सितार हो गया, फ्लूट हो गया, इन सब की क्या होगी बच्चों, ध्वनि अलग आएगी, साउंड अलग आएगी, जिससे हमें पता लगा सकते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक दैम डिफरेंट, मतलब व्हाट फैक्टर्स मेक दैम डिफरेंट। अब इसमें क्या बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। मतलब बच्चों आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या बच्चों, एक एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। साउंड के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक तो एम्पलीट्यूड है और एक क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। मतलब बच्चों अभी हमने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। ये इनके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। पेपर में पूछा जाता है कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज साउंड के बताना, ठीक है, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो चीज है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है,
कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा बच्चों कि आपको कहाँ दिक्कत आई। हम उसका आंसर, हम उसका वीडियो बना के भी ज़रूर आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, तो हम उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल पर बरकरार रहिएगा और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एक बार दोबारा से बता दूं बच्चों, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होती है बच्चों। जैसे कि एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दूं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें ध्यान से देखना बच्चों। देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस प्रकार से इतनी लेंथ को होती है ये, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे कि ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ इतना जो गैप आया ये वाला, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, मतलब ये इतना गैप आया इतनी ऊंचाई पर, ये इतनी ऊंचाई पर आया, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसे कि इस प्रकार में भी बना हुआ, इसमें ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इतनी जो हाइट है इसकी, जो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आई होप आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम करेंगे लाउडनेस एंड पिच के बारे में, अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।